Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज क्लियर जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आज कुछ अलग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो चैप्टर तो फिनिश हो गया था ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर सर फिनिश हो गया था। चैप्टर का नोट्स नहीं आया। चैप्टर फिनिश कौन से हो गया लेकिन आप नोट्स नहीं सेंड किए। कौन से चैप्टर का? नोट्स नहीं आया सर। कौन से चैप्टर का? अभी जो जस्ट खत्म हुआ है? पिछले मैग्नेट वाला चैप्टर का 13। चैप्टर फिलअप अभी नोट्स तो हमने भेज दिया था। वो एडमिन आपके सर आया नहीं सर है। नहीं है। अच्छा चलो, मैं अरुण सर से बात करता हूँ। आज भेजे होंगे, हो सकता है उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम रही हो या जो भी। मैं बात करता हूँ आज, ठीक? सर इलेक्ट्रिसिटी का भी इलेक्ट्रिसिटी का तो जा चुका है बेटा, आपस में शेयर कर लो। यस सर, इलेक्ट्रिसिटी का है। आ गया है उसका। हाँ, दूसरे वाले के लिए मैं बात करता हूँ। भेजे होंगे जिसके पास YouTube। सेंड कर देना मेरे हाँ। मेरे में भी। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी से बहुत सारे टॉपिक्स को सिलेबस से आउट रखा है इस बार। तो कुछ एक जो टॉपिक्स जो हैं बहुत थोड़ा ही है जो आपको उससे पढ़ना है। बाकी जो मेजर टॉपिक है या जो मेजर चैप्टर्स हैं, आपकी लाइट है जिसको हाँ, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पहले देख लिया जाए। इसमें जो भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सर ये तो होल्ड इसमें बहुत थोड़ा सा है सर। हाँ, बहुत थोड़ा ही है। बहुत सारे टॉपिक्स को बाहर कर अधिकतर हट ही दिया गया है। है। क्या बेटा? सर इसमें तो दिखा रहा है होल चैप्टर डिलीटेड। चैप्टर उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को सिलेबस से बाहर कर दिया है। थोड़ा बहुत ही है, बस रिडक्शन जनरल आइडियाज के डिलीट हो गया सर। होल चैप्टर। क्या पूरा चैप्टर दे रहा है? पूरा चैप्टर दे रहा है। यस सर। क्या लिख रहा है क्या होल चैप्टर? यस सर, होल चैप्टर यस पूरा सर। चैप्टर। नो सर। होल चैप्टर सर, तो नहीं पूरा लिखा होगा चैप्टर। बेटा। सर होल चैप्टर। नो सर, होल चैप्टर में लिखा है सर। टाइडल एनर्जी सर, टाइप्स ऑफ एनर्जी बस हाँ हाँ, हटा है। वही सब टाइडल एनर्जी वगैरह, रेन्यूएबल यस सर, सोलर एनर्जी ये सब हटा है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यही सब बाहर किया होगा। तो फिर सोर्स ऑफ बस थोड़ा सा एनर्जी है। जनरली सुन लिया जाए, क्योंकि फिर बाद में तो कभी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ पढ़ने को मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सर बहुत तो ये भी बता दीजिए सर। ओरली कुछ नोट नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसमें जाओ। नॉलेज दो टॉपिक पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सभी को ये बड़ा पता है कि सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। हमें जो भी एनर्जी, चाहे वो जिस भी तरह की एनर्जी हो, कहीं ना कहीं से वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड होती है। यानी कि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सोलर एनर्जी है, सन की एनर्जी है, जो हमें या तो डायरेक्ट हमें मिल रही है या फिर इनडायरेक्टली भी, जो भी जैसे आप देखते हो कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है या सीएनजी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी से ही वो रिलेटेड है।
अगर हम वाइंड एनर्जी की बात करें, हम हीट एनर्जी की बात करें, हम चाहे जिस भी तरह की एनर्जीज की बोलो, वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो सोलर सिस्टम या सोलर एनर्जी से ही वो रिलेटेड। तो सन, आवर सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, वो सबसे बड़ा सोर्स है। अब हम इसी में कुछ ऐसे सोर्सेस की बात करेंगे जो एक तरह से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, या फिर बेटा इसी को हम रिन्यूएबल भी कह सकते हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हाँ हाँ, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा जाना जाए। रिन्यूएबल मीन जिसका रिन्यूअल हो सके, ठीक है ना। रिन्यूअल से मतलब है, यहाँ देखिए नॉन कन्वेंशनल। आप जरा ध्यान दो, जैसे हमने एक सोर्स ऑफ एनर्जी की बात किया कोल को लेकर, कृष्णा का बोल बी साइलेंट। हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या ले लिया, कोल। अनदर एग्जांपल मैंने ले लिया पेट्रोलियम। ऐसे और भी लिए जा सकते हैं, सीएनजी। अब जरा ध्यान दो, ये कोल जो अर्थ से जो माइनिंग के थ्रू जो कोल हमें मिलता है, जो फाइंड आउट किया जाता है, निकाला जाता है, आपको क्या लगता है कि वो 2-4-6 महीने के प्रोसेसिंग के अंतर्गत वो हमारा कोल बना होगा? नहीं, एक बहुत ही लॉन्ग पीरियड प्रोसेसेस के थ्रू उस कोल को फॉर्म होने में मतलब मिलियंस ईयर लगे होंगे। अर्थ क्रेस्ट के अंदर दब करके जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी चीजें, ये मतलब डिकम्पोज होकर के बहुत ही लंबी प्रोसेस के बाद वो जो है आपका कोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। जस्ट लाइक पेट्रोलियम, जो आप पेट्रोलियम, आई मीन्स नॉट ओनली पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज पेट्रोलियम। तो ये जो आपके पेट्रोलियम है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रोसेस, यानी कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड का प्रोसेस के थ्रू जो है इसको फाइंड आउट किया गया होगा। उसको इतनी आसानी से हम उसको बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जब चाहे तब जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है कोल या पेट्रोलियम को हम रिफॉर्म कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो बहुत ही लंबे पीरियड के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, उस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जीज को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात ये जो भी आपके सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, अगर इसको हम एग्जिस्ट करते जाए, मींस माइनिंग के थ्रू अगर हम अर्थ से निकाल करके अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं, अगर इसको हम एक तरीके से खत्म कर लें, तो इसका ये नहीं है कि मतलब फिर से हम इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में या बहुत जल्दी इसको फिर से हम रिक्रिएट कर लेंगे, फिर से बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सोर्सेस को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। बता रहे समझ में? इसी तरीके से आपका जो आता है, इसमें कुछ का और जिक्र देखते हैं। सर, हाँ बोलो। अब इसके अपोजिट अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें, तो ये जिसे कह रहा है कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब कोल का फॉर्मेशन हमने बताया ना कि बहुत सारे जैसे प्लांट्स, एनिमल्स जो आज से मिलियन ईयर्स पहले हो सकता है कि अर्थ के क्रेस्ट में दब गए हों, और उसके बाद आफ्टर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होकर के यानी कि सड़ने गलने के बाद, मीन्स मिलियंस ईयर्स
तक प्रोसेसिंग जो भी आपकी बायोलॉजिकल जो भी मतलब चेंजेज उसमें हुआ हो, उस तरीके से होने के बाद वो जो है इस फॉर्म में दिखता है या हमें मिलता है, जो कि आपका कोल कहलाता है। उसका भी एक स्टेज है जिसमें पेट्रोलियम जो लिक्विड फॉर्म में जो ये जो सब्सटेंस आपके मिलते हैं, उसी तरह से आपका जो गैसियस फॉर्म में जैसे मिलता है, जैसे हमने सीएनजी तो सर हाँ सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोल का सर कलर सर ब्लैक कैसे, सर इतना डार्क ब्लैक होता है सर? नहीं ये तो वो तो भाई नेचुरल थिंग्स है। आयरन भी जो निकलता है ग्राउंड से वो भी ब्लैकिश ही होता है। इवन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ग्राउंड से मैक्सिमम का कलर ब्लैक ही रहता है। प्यूरिफिकेशन के बाद उसका डिफरेंट कलर्स आता है निकल कर। आप जिस गोल्ड को देखते हो ना, जिस गोल्ड को आप किसी ज्वेलर्स के शॉप पे देखते हैं बिल्कुल चमकता हुआ, इवन जब वो अर्थ से निकलता है तो वो भी आपका ब्लैकिश ही होता है। रिफाइनिंग के बाद उसका वो एक्चुअल कलर सामने आता है। ठीक है, अब किसी ने शायद अभी सीएनजी का पूरा फॉर्म फुल फॉर्म पूछ रहा था। एक्चुअली बेटा ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। कन्वेक्शनल। ठीक है, तो ये आपका जो भी है जो गैसियस फॉर्म में है, ये भी आपका सीएनजी ऐसा नहीं कि ये लेबोरेटरी में आप इसको बना लोगे या मतलब जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाएगा। ये भी बहुत समय लगा होगा और ये नेचुरली रिफॉर्म होता है। ये मतलब बनाना पॉसिबल नहीं है। मिलियन ऑफ ईयर्स, क्या बेटा? मिलियन ऑफ ईयर्स लगा होगा। हाँ, उसी तरह से आपका पेट्रोलियम है, ये कोल है। तो ये जो कह रहा है कि इसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है और इनका जो है मतलब कन्वेंशनल का मतलब वही चीज है जो जटिल प्रोसेसेस के थ्रू बने होते हैं। इनको हम आसानी से सेटअप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर बुक आपके पास में अगर कोई है, कह रहा है कि those sources of energy which have accumulated in nature over a very long time and cannot be quickly replaced when exhausted। अगर हम इनका एग्जस्ट कर ले, खत्म कर दे इस्तेमाल में ला करके, तो जल्दी से फिर हम बना नहीं पाए। बोलो। नॉन कन्वेक्शनल रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा बेटा? रिपीट हो रहा है। सर आवाज सर वॉइस इको हो रही है। सब अपना म्यूट कर लेंगे माइक, तो सर आवाज कम आपका नहीं आएगा। ऑडियो सब लोग पहले अपना बंद करो। ऑडियो बंद करो अपना सभी लोग। इको नहीं, एको होता यस सर, सब लोग बोलने लग रहे हैं उसी में। ऑडियो बंद करो अपना सब लोग, इसलिए आपका आवाज नहीं आ रहा है। देखो इधर, इसके बाद इसे आपका है कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स में क्या होगा? सर नॉन कन्वेंशनल का डिफिनेशन बताइए। हाँ, अभी तो हमने जस्ट बोला। नॉन कन्वेंशनल में आप कह सकते हैं दोज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच हैव accumulated, आपकी बुक में दिया हुआ है, इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे टाइम के प्रोसेस के थ्रू एक्यूमुलेट हुआ हो, इकट्ठा हुआ हो, बना हो, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड, उसको आसानी से रिप्लेस मतलब फिर से नहीं उसको बनाया जा सकता। व्हेन एग्जॉस्टेड, अगर उनका हम पूरा खत्म कर लें, पूरा इस्तेमाल कर डालें, तो बहुत जल्दी फिर से उसको हम क्विकली नहीं बना सकते हैं। Those are called non-renewable sources of energy। एग्जाम्पल में आप इनको याद रख सकते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, सीएनजी है, एटसेट्रा। फिर इसके बाद क्यों कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड मिलियन होता ऑफ ईयर्स फॉर्म, वो तो अब जैसे मान लीजिए आपका कोल सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये फिर आपका जैसे पेट्रोलियम है लिक्विड फॉर्म में, वो गैसियस फॉर्म में। तो ये लिक्विड क्यों है, सॉलिड क्यों है, ये तो उसके कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। जैसे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं,
जो सॉलिड के मॉलिक्यूल से सॉलिड प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग फोर्स है, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में है। ये लूज मॉलिक्यूलर फोर्सेस से इसके मॉलिक्यूल्स कंबाइंड रहते हैं, वो लिक्विड में है। और वेरी जो वीक फोर्स से रहते हैं वो आपका गैसियस फॉर्म में रहता है। ये तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड में है या गैसियस में है। ठीक है। फिर ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या चीज, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सबकी सर Physical डिफिनेशन property। लिखवा दीजिए। क्या ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पे आप, मैंने पहले ही कहा कि इसमें कुछ लिखने के लिए प्रयास मत कीजिए। इसका मैं आपको नोट नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि इसमें बस 2-4 टॉपिक है जो मैं ऐसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं। इस चैप्टर से मैक्सिमम पोर्शन को डिलीट कर दिया है। ठीक है ना। ये इवन आपका नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल ये भी आपका सिलेबस में नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। अब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, हाँ बोलिए। तो थर्मल पावर प्लांट ये सब है ना सिलेबस में? थर्मल पावर प्लांट और सर हाइड्रो पावर प्लांट्स ये सब है सर? जो कुछ होगा मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। अब जैसे सोर्स रिन्यूएबल सोर्सेस में क्या है, तो इसमें कह रहा है कि दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर, जिनको हम, ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे क्या था, इनको हम खुद फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये मिले लंबे समय के प्रोसेस के थ्रू बने हैं। लेकिन कन्वेंशनल में क्या है कि इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है, इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कह रहा है कि which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called renewable sources of। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वुड को ले लिया, जैसे आपको पता है कि जैसे अगर कोई सूखा हुआ ट्री है, पेड़ है, तो उसकी जो ब्रांचेज है सूखने के बाद अगर हम उनको जलाएं आफ्टर बर्निंग, वे भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर जैसे इस तरह का है, जैसे वुड मैंने ले लिया, लकड़ी, तो हमने कोई पेड़ लगाया, उसकी लकड़ी को एज ए फ्यूल मैंने यूज किया, यानी कि उससे एनर्जी मैंने गेन की। फिर क्या होगा, उसकी जगह दूसरा पेड़ तो लगा सकते हो ना। एक पेड़ मान लीजिए सपोज 5 ईयर 3 इयर्स या 10 इयर्स में तैयार हुआ, उसको उसके वुड मैंने एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया। जगह पे फिर मैंने दूसरा पेड़ लगाया, फिर उसका वुड निकलेगा, उसको भी हम एनर्जी सोर्सेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे इस तरह का रिन्यूएबल पॉसिबल हो, जहाँ हम बार बार उसको इस्तेमाल कर पा रहे हो, उसको रीजनरेट कर पा रहे हो, उनको क्या कहेंगे, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहेंगे। फिर जैसे इसमें एग्जांपल में और भी जैसे दे रहा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है कोई, तो हाइड्रो पावर की जो एनर्जी है, जहाँ पे वाटर के थ्रू हम एनर्जी गेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो वो एक तरह का कैसा है, ये आपका कन्वेंशनल सोर्सेस में आएगा, मीन्स वो नॉन रिन्यूएबल कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल कहा, तो कन्वेंशनल को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम विंड एनर्जी हो गया, या फिर आपका थर्मल एनर्जी हो गया, ये सभी कैसे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी का भी जिक्र इसमें दे रहा है कि वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन हम किन सोर्सेस को एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हम याद रख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो ऐसे हों जिनको हम जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो। सबसे पहला चीज तो यही है कि जो सोर्स हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए, इजीली अवेलेबल हो, उनको एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल को आएंगे,
हाँ, इस नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल हमने कहा, तो कन्वेंशनल सर रिन्यूएबल में आएगा कोल। ये नहीं, वो तो नॉन रिन्यूएबल है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको सॉरी कन्वेंशनल को तुम नॉन रिन्यूएबल ऐसे याद रखो। या तो कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल, दोनों सेम मीनिंग है। अब कौन कैसा है इसको आपको याद रखना है। हमने वुड का एग्जांपल या फिर विंड एनर्जी का मैंने एग्जांपल दिया, या फिर थर्मल एनर्जी का हमने एग्जांपल दिया। फिर बायोमास बता दीजिए। वो सब आ जाएगा, बहुत आगे आएगा बेटा, घबराओ मत। तो ये जो है आपके एक तरीके से कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के टाइप्स हो जाएंगे। अब ये जैसे यहाँ पे कह रहा है कन्वेंशनल के लिए ही, इसी में कि आखिरकार ये तो हमने ये जान लिया कि मेजर तौर पे दो तरह की एनर्जी सोर्सेस हो गए हैं। अब कैसे को हम बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी कहें, इनको हम अच्छा समझें, तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो कह रहा है कि सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही याद रखना होगा कि a source of energy which is easily available, जो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाए। अरे बस समझ में, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सोर्स है लेकिन अवेलेबल ही नहीं, वो मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना होगा कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जिसको आसानी से बेटा हम स्टोर करके रख सके, जिसका स्टोरेज इजी हो। जैसे आप देखते हो ना, एलपीजी गैस है आपके यहाँ किचन में रखा हुआ है, उससे एनर्जी हमको मिलती है, कुकिंग पर्पज में इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी का, तो आसानी से स्टोर रखा जा सकता है, यानी कि रखा जा सकता है। तो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इजीली स्टोरेबल, जिसको हम आसानी से रख सके, स्टोर करके रखा जा सके, जिसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो। ये भी ध्यान दें, ऐसा ना हो कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट न कर पाए। तो ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इजी। अगर जिस सोर्सेस ऑफ एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन काफी डिफिकल्ट हो, उसको भी हम अच्छा सोर्स नहीं कह सकते। सिमिलरली द सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी सेफ टू हैंडल एंड यूज। ये क्या कह रहा है, जिस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम ले रहे हैं उसका हैंडलिंग सेफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो डेंजरस हो, इस्तेमाल करते समय हमें नुकसान पहुंचा दे, तो उसको भी हम एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। इट शुड बी सेफ हैंडलिंग, जिसका सुरक्षित हैंडलिंग हो, जिसका इस्तेमाल हम सुरक्षित ढंग से कर सके, एंड विच डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इसका ये है कि गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी इको फ्रेंडली। उसके से ऐसा नहीं कि वो इतना पॉल्यूशन क्रिएट करे, जैसे मान लो आप वुड को जलाते हो, लकड़ी को जलाते हो, बहुत सारा स्मोक्स निकलता है, धुआं निकलता है। आपके घर के आसपास मोहल्ले में अगर कोई शाम के टाइम जैसे मान लो उसने अंगीठी जला के रख दिया, पूरा मोहल्ला जो है स्मोक से भर जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, आपको परेशानी होती है, बोलते अरे किसने जला के रख दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी शुड बी इको फ्रेंडली। उस इको फ्रेंडली कह रहा हूं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मीन्स हमारे इन्वायरमेंट को पायलूट भी ना करता हो, पॉल्यूशन फ्री हो। जैसे एलपीजी गैस है, किचन में जल रहा होता है, कहीं स्मोक, कहीं कोई इस तरह की हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती है, हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो हम एलपीजी को एक अच्छा फ्यूल या एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। कोल है, कोल को जलाते हो तो उसमें बहुत सारा स्मोक्स भी आता है, इसलिए उसको उतना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं कह सकते। तो ये आपका जो है एक तरह से गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी की प्रॉपर्टीज हो गई। इसमें आप 2-3 पॉइंट को बेटा याद रखना।
नंबर फर्स्ट क्या याद रखेंगे? इट शुड बी इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखेंगे? इट्स स्टोरेज शुड बी इजी एंड सेफ, आल्सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन भी इसका सेफ होना चाहिए, इजी होना चाहिए। फिर इसका रखना कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी ना करता हो, मीन्स इट डज नॉट काज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन का भी काज ना बने, और इसका हैंडलिंग सेफ हो। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आता है कि ये तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे हो गया। फ्यूल क्या होता है सर? ये आपके सिलेबस में है, फ्यूल। ओके, हाँ बोलो सर। ये जो बता रहे हैं मतलब जैसे ना, हाँ ये बल्कि नहीं था, अभी जो मैंने आपको बताया रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल, ये सोर्स एनर्जी, मतलब ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया था। लेकिन बगैर इसको जाने आप ना तो फ्यूल समझ पाओगे, ना तो आगे जो भी कुछ टॉपिक दिया है वो नहीं समझ पाओगे, इसलिए बताना जरूरी था। अब कह रहा है कि फ्यूल क्या चीज, फ्यूल किसको कहेंगे? जैसे आपने वुड का यहाँ पे जिक्र किया है, वुड को जब आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, आपको हीट एनर्जी मिलती है। आप कोल ले लो, कोल को भी जब आप जलाओगे, बर्न करोगे, आपको हीट एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी चीजें व्हाट एवर यू टेक, कुछ भी आप ले लो, विच गिव एनर्जी ऑन बर्निंग, जिनको जलाने के बाद एनर्जी हमें मिले। जैसे एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस हमें एनर्जी कब देती है बेटा? जब हम उसे बर्न करते हैं, जब हमारे उस चूल्हे के थ्रू जब वो जलती है, तब तो हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। मीन्स दोज सब्सटेंसेज व्हिच गिव अस एनर्जी, आई मीन्स हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, जलाए जाने पर। जिन चीजों को जलाने पर हमें एनर्जी मिलती हो, दोज आर नोन एज फ्यूल, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? फ्यूल कहेंगे। तो आप इस लाइन को याद रखेंगे, द मटेरियल्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर वांट टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, या ऐसे आप कहिए द सब्सटेंसेस, या मटेरियल भी कह सकते थे, द सब्सटेंसेस which gives us heat energy। कौन सी एनर्जी देते हैं? हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, जलाए जाने पर। जब उनको आप जलाएंगे तो आपको वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे वुड हो गया, कोल है, एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इटीसी, बहुत सारे हैं। तो ये सभी एक तरह से क्या है बेटा? फ्यूल है। फिर हम लोग देखेंगे कि फ्यूल में भी गुड फ्यूल कौन सा होगा, किसको हम अच्छा फ्यूल कहेंगे। फ्यूल से रिलेटेड एक चीज मैं आपको और बता दूं, हर फ्यूल्स का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या चीज है? इग्निशन टेम्परेचर पूछ देता है एग्जाम में। जैसे ध्यान दो, सपोज दैट बेटा ये हमने एक पेपर पीस ले लिया, पेपर पीस समझते हो ना, कागज का टुकड़ा मैंने ले लिया। आप जब इसको अगर जलाने का प्रयास करोगे, अगर हमने यहाँ पे एक मैच स्टिक से इस पेपर पीस को मैंने बर्न करने का यानी जलाने का प्रयास किया, तो ये हमारा पेपर पीस तुरंत आग पकड़ लेता है। यानी जैसे ही आप इस मैच स्टिक को ले जाते हो पेपर पीस के टच में, कांटेक्ट में, वो तुरंत जलने लगता है। ऐसा होता है या नहीं? लेकिन
लेकिन अगर यहीं पर आपने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, लकड़ी का आपने एक ब्लॉक ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया लकड़ी का इसी तरह का, जैसे ये आपने ले लिया, क्या यहां भी अगर इस मैच स्टिक को ले जाओगे तो क्या तुरंत वो कैसे कर लेगा? क्या आग को तुरंत पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा, ये तुरंत नहीं जलेगा, लेकिन पेपर पीस तुरंत जलने लगेगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी चीज को आप जलाने का प्रयास करते हो तो जैसे ही वो फायर के टच में आता है, उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है। जैसे मान लो अभी वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और जैसे ही आप जलाते हैं, जैसे 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, वो तुरंत जलने लगता है, क्योंकि वो तुरंत आग के कांटेक्ट में जाते ही जलने लगता है। मींस जैसे टेम्परेचर उसका 20 से 21 हुआ, उसने आग को पकड़ लिया। लेकिन हमारा ये जो वुडन ब्लॉक है, ये भी अभी 20 डिग्री पर ही है, लेकिन जब ये 30 डिग्री या 35 डिग्री जब होगा, तब आग को पकड़ेगा। समझिए वो क्या कहना चाह रहा है। ये वुडन ब्लॉक जब सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म हो जाएगा, या मान लो हमने और बड़ा कह दिया, इसका एक्चुअल कुछ होता होगा, हमने आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि सपोज अगर 50 डिग्री सी तक जब ये हीट होगा, गर्म होगा, तब आग को पकड़ेगा। और ये मात्र 21 डिग्री सी तक जैसे टेम्परेचर होगा पेपर का, तुरंत आग को पकड़ लेगा। अब जब आप दोनों को जलाना स्टार्ट करोगे तो टेम्परेचर दोनों का पहले 20 है, तो 21 वाला जिसका टेम्परेचर है, इसी को इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इसका इग्निशन टेम्परेचर 50 है और इसका 21 है, तो ये पहले जलेगा, ओके। और ये हमारा वुडन ब्लॉक बाद में जलेगा, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर 50 डिग्री है। जब 50 डिग्री तक जब ये हीट होगा, गर्म होगा, तब आग को पकड़ेगा। ये बात हमारी समझ में आ रही है आपको? तो इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ बेटा? इग्निशन दैट मिनिमम टेम्परेचर, that minimum temperature for a material, इस मटेरियल के लिए वो मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच इट स्टार्ट टू बर्न, जिस टेम्परेचर पे वो बर्न होना यानी जलना स्टार्ट करता है। तो जैसे 21 पेपर के लिए हमने बताया, जैसे ही टेम्परेचर इसका 21 डिग्री सी होगा, वो जलने लगेगा। आपने देखा होगा ना, कभी कभी टेलीविजन न्यूज पे आता है कि साइबेरिया के जंगलों में आग लग गई। तो समर सीजन में वहां अपने आप आग कैसे लग जाती होगी? तो अपने आप आग लगने का सेंस यही है कि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है, जिससे सूखी लकड़ी है सपोज जंगल में, वो सब सारी जो जब हवा जब एयर ब्लो होती है, तो वो पेड़ सब आपस में टकराते रहते हैं हवा से, तो उसमें एक तरह का फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन होने से भी उस लकड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा। यदि वो टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ गया तो आग पकड़ लेगा। किसी भी चीज को इग्निशन टेम्परेचर तक अगर आपने गर्म कर दिया, आपको याद होगा, आपने लोअर क्लास में एसएसटी में पढ़ा होगा कि बहुत पहले ये मैच स्टिक, आज से क्या मिलियन ईयर पहले क्या माचिस हुआ करती थी। लोग आग कैसे पकड़ाते थे? आपने पढ़ा है ना, पत्थरों को रगड़ते थे, स्टोन से। तो जब स्टोन को रगड़ने का सेंस क्या है? रगड़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। आप अपने दोनों हथेली को भी अगर आप 2 मिनट तक ऐसे ऐसे रगड़ोगे बेटा, तो हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं? गर्म हो जाता है। यस सर। गर्म हो जाता है। जब आप स्टोन को भी जब रगड़ोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके। और टेम्परेचर बढ़ के जब इग्निशन टेम्परेचर तक बढ़ जाएगा तो अपने आप आग वहां पैदा हो जाएगी, बर्न हो जाएगा, बर्न होगा। तो यही चीज होता है कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर मींस दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट टू बर्न, जिसपे कि वो जलना शुरू कर दे, जलने लगे, उसी को क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर। तो ये लकड़ी के लिए थोड़ा ज्यादा है, पेपर के लिए कम है।
अरे मैं समझ में। और कोई दूसरा मटेरियल, मान लो हमने लकड़ी के बजाय एक गीली लकड़ी ले लिया, ये मान लो सूखी लकड़ी है, और जो दूसरा वाला है वो आपका गीली लकड़ी हमने पानी से भिगो दिया, वो तो और जल्दी नहीं आग पकड़ेगा, पकड़ लेगा? नो सर, नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ वेट वुडन बॉडी इज बीइंग रेज्ड, कुछ और बढ़ जाएगा। अब वो 50 के बजाय जब 70 डिग्री सी तक गर्म होगा तब वो आग को पकड़ेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसके बाद देखते हैं आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है किसी फ्यूल की। कैलोरीफिक वैल्यू कहाँ पे दिया है सर ये सब? अब जैसे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू को आप इस तरह से समझो, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। मान लो हमने यहाँ पे कोल ले लिया, कितना कोल लिया? 1 ग्राम, और वुड भी ले लिया, कितना? 1 ग्राम, और एलपीजी भी हमने ले लिया, कितना? 1 ग्राम। हमने 3 तरह का सैंपल ले रखा है बेटा। तीनों क्या है? फ्यूल है, वुड भी फ्यूल है, इसको भी जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलती है। कोल इज आल्सो बिकॉज़ इट आल्सो गिव हीट एनर्जी ऑन बर्निंग, एंड एलपीजी ये भी एक तरह का फ्यूल है। अब हमने सभी का सेम क्वांटिटी लिया है, 1 ग्राम ऑफ ईच, सभी का 1-1 ग्राम मैंने ले रखा है। अब जब हम 1 ग्राम ऑफ वुड को बर्न कराएंगे, इस लकड़ी को मैंने जलाया, ये आपका कोल था, इसको भी मैंने जलाया, और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसमें बंद थी, उसको भी मैंने जलाया। अब आप समझ सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ वुड को जलाने से जो हमें हीट एनर्जी मिलेगी। नहीं दिख रहा है। अच्छा, इधर नहीं दिख रहा है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे इधर दिख रहा है ना, इस साइड में हमने ये जो 1 ग्राम ऑफ वुड ले रखा है, इसको जब हम जलाएंगे, ये हमने कोल ले लिया और ये हमने लिक्विड पेट्रोलियम गैस ले लिया। अब जब इसको हम बर्न करेंगे, कंप्लीटली पूरी तरह से जला देंगे, तो जितनी हीट हमें मिलेगी इस लकड़ी को जलाने से, उस हीट एनर्जी का अमाउंट कुछ होगा, जूल में जिसको मेजर करेंगे, जितनी जूल एनर्जी यहाँ मिल गई। मान लेते हैं इसको जब मैंने जलाया तो हीट एनर्जी हमें मिली 5 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। और जब मैंने कोल को जब जलाया तो हमें यहां से मिल गई कितनी? सपोज 15 जूल। और जब मैंने एलपीजी को जब बर्न किया तो हमें मिल गई सपोज 30 जूल। जरा ध्यान से देखिए, ये डाटा कोई फिक्स नहीं है, हमने सिर्फ समझने के लिए डाटा आपको दिया हुआ कि जब 1 ग्राम ऑफ वुड को आपने जलाया तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको मिली, दैट विल बी 5 जूल। फॉर 1 ग्राम ऑफ कोल 15 जूल, 1 ग्राम ऑफ एलपीजी 30। तो 5 जूल सबसे कम है और 30 जूल यहाँ सबसे ज्यादा है। मींस इस एलपीजी गैस का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। किसी भी फ्यूल का अगर 1 ग्राम ऑफ क्वांटिटी आप लेते हो और उसको कंप्लीटली आप बर्न करा दो, जला दो, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिलीज होगी, आपको मिलेगी, उस एनर्जी की वैल्यू क्या कहलाएगी? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी।